चलिए जिससे शुरू करें। दो तरह के बिजनेस का डिस्कस हो रहा है, शुरू करें पढ़ाई। एक हेडिंग लिखें। हो गया बस, ठीक। हमारा सारा ठीक है, स्टार्ट हो गया ना। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हेडिंग कैसे? ये क्या होता है जी ट्रेडिंग बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस कैसे किया जाता है? जो चीजें खरीदी जाती हैं उन्हीं को प्रॉफिट ऐड करके बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? चीजें बना के बेची जाती हैं। अब थोड़ी सी बात पहले मेरी सुनना जरा। चीजें अगर बनानी है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। क्या ट्रेडिंग बिजनेस में भी फैक्ट्री की जरूरत होगी? सर, क्या ट्रेडिंग बिजनेस में भी फैक्ट्री की जरूरत होगी? क्यों नहीं होगी? फैक्ट्री की जरूरत क्यों होगी? ताकि चीजें बनाई जा सकें। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहले एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स अज्यूम आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। आप शर्ट्स बनाना चाहते हैं, शर्ट्स बना के बेचना चाहते हैं। तो क्लॉथ आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है ना, और उसकी पे स्टिचिंग कर रहे होंगे कपड़े की, और देन पे शर्ट्स बना रहे होंगे। तो क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको फैक्ट्री प्रेमिसेस रिक्वायर्ड होंगे। बात समझ आती है प्लीज? अब जो क्लॉथ आप खरीद रहे हैं उससे आपने क्या बनाना है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज़ आप खरीद रहे होते हैं, जिससे अपनी गुड्स आपने बनानी है, उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल। और जो चीज़ आप बना के बेच रहे होते हैं उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो मेरी इस एग्जांपल में रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश गुड्स क्या है? तो अब इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फैक्ट्री प्रेमिसेस रिक्वायर्ड है। तो लेट्स अज्यूम ये आपका अपना बिजनेस है। थोड़ी सी जरा लिख लीजिएगा बाद में, जरा बात कैसे समझ लेना। तो सोचेंगे जरा फैक्ट्री के अंदर क्या क्या होगा। एक फैक्ट्री जरा विजुअलाइज करें। सबसे पहले सर जी फैक्ट्री किसी लैंड पे होगी? लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में मशीनें होंगी, मशीनों पे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, क्या मंगवा रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे, रॉ मटेरियल वो मंगा रहे होंगे, क्लॉथ मंगवा रहे होंगे, शर्ट्स बना रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं आइडिया जरा डिटेल में देता हूँ। हमें एक फैक्ट्री बनाने लगा, ये बॉक्स मीन्स एक फैक्ट्री सॉर्ट होता है। फैक्ट्रीज में सबसे पहले एक रॉ मटेरियल स्टोर रूम होता है। रॉ मटेरियल स्टोर रूम का मकसद क्या होगा? फैक्ट्रीज अक्सर शहरों के अंदर नहीं होती हैं, ज़रा रिमोट एरियाज में होती हैं, शहरों से ज़रा हट के। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जिस वक्त आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसी वक्त रॉ मटेरियल खरीदें। रॉ मटेरियल खरीद के रखा जाता है, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़े उसे अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ज़रा रॉ मटेरियल स्टोर रूम के बारे में सोचें। क्या हो सकता है हमारे अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हो, जो किस साल खरीदा होगा? अगर साल के शुरू में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो किस साल खरीदा होगा? पिछले साल खरीदा होगा, इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा रॉ मटेरियल जो पीरियड के स्टार्ट में पड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या फिर फर्दर परचेज हो सकता है? किससे परचेज करेंगे? किसी सप्लायर से परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल अगर परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री बताएं, क्या करेंगे? रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा, कैश या पेबल क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट हो गई तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर अभी पैसे देने हैं तो क्रेडिटर या पेबल बन जाएगा। तो कुछ ओपनिंग रॉ मटेरियल हो सकता है ऑलरेडी
फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेजेस फ्रॉम सप्लायर हो सकती हैं, फिर क्या ड्यूरिंग द ईयर कुछ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल करना होगा या सेल करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल ने यूज होना, उससे फिनिश गुड्स ने प्रोड्यूस होना और फिर फिनिश गुड्स ने सेल होना। तो रॉ मटेरियल इसलिए परचेज नहीं हुआ कि हमने उसे सेल करना, रॉ मटेरियल इसलिए परचेज हुआ कि हमने उसे यूज करना। लेकिन वंस अगेन हो सकता है कि सारा रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया और जो अवेलेबल है वो सारा ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम ना होने की वजह से कुछ पीरियड के एंड पे भी रॉ मटेरियल बच जाए। तो जो पीरियड के एंड पे रॉ मटेरियल बचेगा उसे फिर क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब लेट्स अज्यूम, मैं फिगर्स अज्यूम करता हूँ, 1 लाख का अगर रॉ मटेरियल पहले पड़ा है, 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल आपने और खरीदा है, तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख। उसमें से अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बच जाए तो 4 लाख का रॉ मटेरियल इसका मतलब कंज्यूम हो गया होगा। तो अगर हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वर्ड समझ आता है कंज्यूम, कंज्यूम मींस यूज की बात हो रही है। तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि हाउ मच रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड या यूज, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली अगर कोई परचेज रिटर्न है वो माइनस हो जाएंगी, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू गेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले फैक्ट्रीज में एक रॉ मटेरियल स्टोर रूम होता है जहाँ फिर रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है जब तक वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? 1 मिनट में बात पूरी कर लेना, फिर आराम से आप नोट कीजिएगा। अब रॉ मटेरियल स्टोर रूम के बाद फिर प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया जाता है, इसमें प्रोडक्शन हॉल सॉर्ट ऑफ कह सकता हूँ। क्लॉथ्स अगर हमने शर्ट्स बनानी है तो प्रोडक्शन हॉल का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ मशीनें लगी हुई हैं, एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं और देन उस क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस प्रोडक्शन हॉल, इसमें क्या आएगा और क्या बनेगा। इसमें रॉ मटेरियल स्टोर रूम से आएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन वालों को जरूरत पड़ती रहेगी रॉ मटेरियल स्टोर रूम से क्लॉथ मंगवाते रहेंगे, अकॉर्डिंग उसकी स्टिचिंग करते रहेंगे, और अगर स्टिचिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर प्रोडक्शन हॉल से फिनिश फॉर्म में शर्ट्स जो हैं वो फिनिश गुड स्टोर रूम में ट्रांसफर हो जाती हैं। प्रोडक्शन कहाँ होनी है, प्रोडक्शन हॉल में। क्या मंगवाना है प्रोडक्शन हॉल वालों ने, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से आएगा, और रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे इस केस में जो शर्ट्स हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिनिश गुड स्टोर रूम में आ जाएंगी। अब फिनिश गुड स्टोर रूम जरा जहन में लाएं जरा, ये हो सकता है उसमें कुछ शर्ट्स ऑलरेडी साल के शुरू में कुछ पड़ी हो जो पिछले साल बनी थी लेकिन सेल ना हुई हो, तो क्या नाम देंगे उसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर फर्दर फिनिश गुड्स जो आएंगी प्रोड्यूस होंगी या फर्दर फिनिश गुड्स हम परचेज करेंगे, तो इसमें फिर प्रोडक्शन वाली जो फिनिश गुड्स हैं वो फिर ऐड हो जाएंगी, और कुछ फिनिश गुड्स फिर साल के एंड में बच भी सकती हैं, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फिनिश गुड्स ऐसी हैं जिन्हें हमने उनको हमने सेल कर दिया। तो रॉ मटेरियल आपने परचेज करना होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और फिनिश गुड्स को आपने सेल करना होता है टू द कस्टमर। ठीक हो गया प्लीज। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी स्टॉक बच सकता है रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स स्टोर रूम में भी स्टॉक बच सकता है फिनिश गुड्स का। और पीरियड के स्टार्ट पे के स्टॉक्स होंगे तो ओपनिंग स्टॉक्स हैं, और अगर पीरियड के एंड पे हैं तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। एक जरा थोड़ी सी नई चीज और जरा दरमियान में है, प्रोडक्शन हॉल में क्या होना है, रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है। इज इट पॉसिबल जरा पीरियड के स्टार्ट में लेट्स अज्यूम कोई काउंटिंग पीरियड हम रख लेते हैं, 1 जुलाई 2024 से हमारा काउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है और 30 जून 2025 एंड हो रहा है। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, या फिर अगर फर्स्ट ईयर फिर तो ओपनिंग स्टॉक्स होंगे। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है फिर तो ओपनिंग स्टॉक्स नहीं होंगे, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस नहीं है तो 1 जुलाई वाले दिन पॉसिबल है कि कुछ गुड्स बन रही हों, शेयर्स बन रही हों, लेकिन वो कंप्लीट ना हुई हों। कहाँ होंगी वो गुड्स, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे। कुछ शेयर्स बन रही हैं, फॉर एग्जांपल बटन लगाने रह गए हैं या कुछ स्टिचिंग कुछ थोड़ी सी रह गई है, तो ऐसी शेयर्स, ऐसी गुड्स जो इन प्रोसेस हो, कंप्लीट ना हुई हो, उसे बोला जाता है वर्क इन प्रोसेस या सेमी फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन हॉल में पीरियड के स्टार्ट पे कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो सकता है, और सिमिलरली प्रोडक्शन हॉल में पीरियड के एंड पे भी कुछ
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। वर्क इन प्रोसेस कैसे कह रहा हूँ, ऐसी फिनिश गुड्स जो अभी 100% कंप्लीट नहीं है, तो पीरियड के स्टार्ट पे ऐसी गुड्स होंगी, तो प्लीज रिपीट कर लें, क्या क्या नाम देते हैं उसे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और पीरियड के एंड पे अगर इन प्रोसेस गुड्स है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह के स्टॉक्स पॉसिबल हैं। बोलेंगे कौन कौन सा नाम लिए मैंने? रॉ मटेरियल स्टॉक, अब डेफिनेटली उनके ओपनिंग क्लोजिंग हो सकते हैं, मतलब 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस। क्या होता है जी रॉ मटेरियल, अपने वर्ड्स में जरा बताएं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बने। फिनिश गुड्स कैसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऐसी चीजें जिन्हें बना के सेल करना है। और वर्क इन प्रोसेस कैसे कहते हैं? ऐसी फिनिश गुड्स जो अभी इन प्रोसेस हैं, लेस देन 100% कंप्लीट है। इनके ओपनिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं और पीरियड एंड पे क्लोजिंग स्टॉक्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ तक मेरी कोई बात में कंफ्यूजन? क्या बना रहा हूँ इस वक्त मैं अगर बॉक्स के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री अगर बनाई जाए तो उसमें कौन कौन से एरियाज या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? तो ये तो वो 3 एरियाज हैं जो मैंने अभी आपके सामने बनाया। लेकिन फिर फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ फर्दर डिपार्टमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो वो अगर आपको अभी आइडिया नहीं होगा तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। क्या मकसद होगा इस डिपार्टमेंट? क्या यहाँ गुड्स बनी, लेकिन इस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका काम ये होगा कि वो साथ साथ गुड्स की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करें, ताकि अगर कहीं भी गुड्स सही नहीं बन पा रही तो उसी वक्त आइडेंटिफाई करें, चीज़ें सही बन सकें। ये ना हो कि चीज़ें बन जाए उसके बाद पता चले कि इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है और आपका फिर रॉ मटेरियल वगैरह का लॉस हो जाए। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, कि वो सही क्वालिटी की बन रही है। इसमें कॉस्ट इंकर हो रही होगी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज होंगे, खर्चा तो हो रहा होगा, लेकिन इन लोगों ने डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा तो नहीं लेना, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करना। देन फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट समटाइम बनाए जाते हैं। फैक्ट्रीज नॉर्मली रिमोट एरियाज में होती हैं, शहरों से हटके होती हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है कि मशीनरी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसी वक्त ढूंढा जाए कि मशीनरी को ठीक करने के लिए कौन से लोग हैं। वैसे भी डेफिनेटली हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक रीजनेबल साइज ऑफ फैक्ट्री की बात करें जिसमें मशीनें अगर लगी हुई हैं तो अपना ही एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ताकि जैसे जैसे ज़रूरत पड़े अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस की, तो अपनी ही रिपेयर मेंटेनेंस टीम को डिप्यूट करके अकॉर्डिंगली अपनी मशीनों को सही कर लिया जाए और प्रोडक्शन प्रोसेस का इफेक्ट ना या वो रुके ना। इस तरह अगर कोई बिल्डिंग में मेंटेनेंस की जरूरत है तो फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वालों का काम होता है कि जिस जिस चीज़ की रिपेयर या मेंटेनेंस करवानी है वो इन हाउस रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सके। वंस अगेन यहाँ कोई डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं होनी है, इस डिपार्टमेंट का काम भी क्या है? क्या इसका वैसे कोई मकसद है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में? नहीं, डायरेक्टली तो ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये लोग नहीं होंगे और जरूरत पड़ जाए तो फिर इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? देन उसके बाद अगर आगे चलें तो समटाइम्स फैक्ट्रीज में अगर इंजरीज का खतरा हो तो एक डिस्पेंसरी टाइप अपना ही डिस्पेंसरी बनाई जाती है। जरा मुझे रुका हुआ, सॉरी एक मिनट, इधर से जरा स्लो चल रही है। सॉरी जस्ट एक
कौन सा कनेक्ट कौन सा? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जी डिस्पेंसरी वाली बात समझ आई मेरी? क्या पर्पस होगा इसका? डेफिनेटली मैं आपको जरा ये आइडिया देना चाह रहा हूँ, जो ओवरऑल डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ये जरूरी भी नहीं कि डिस्पेंसरी जरूर बनाई जाए, लेकिन ऐसी फैक्ट्रीज जिसमें जरा इंजरी का खतरा है ड्यूरिंग द वर्क, तो एम्प्लॉयज को फर्स्ट एड वगैरह देने के लिए अपना ही कोई डिस्पेंसरी टाइप जिसमें कुछ मेडिसिन वगैरह और कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, ताकि वो फर्स्ट एड एम्प्लॉयज को इमीडिएटली दे सकें, इससे पहले कि उन्हें फिर हॉस्पिटल वगैरह में शिफ्ट करना पड़े। एनी कंफ्यूजन? लास्टली एम्प्लॉयज को समटाइम्स फैक्ट्रीज में खाना पर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो कैफेटेरियाज होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज को नॉर्मली लंच, और अगर 24 घंटे फैक्ट्रीज चल रही हो तो फिर डिनर वगैरह भी एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल किया जाता है। क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है? एक एम्प्लॉय बन के सोचना जरा। एक एम्प्लॉयर बन के सोचेंगे तो फिर शायद दिल नहीं मानेगा, लेकिन क्या ये सारी जगह ये चीज़ें होनी चाहिए फैक्ट्री में? इसी तरह माशाल्लाह आप जैसे कि नेक लोग हो तो कोई मस्जिद का एक एरिया भी होता है, ठीक है? तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज इन द फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता है। जो भी डिपार्टमेंट्स हों, डेफिनेटली मैंने जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपको कुछ हिस्से बनाए। इनका मकसद क्या है? इन सब डिपार्टमेंट्स ने मिलजुल के करना क्या है? बट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट्री। इसका सिर्फ मकसद क्या है कि गुड्स बन जाए ताकि फिर हम उन्हें सेल कर सकें। ट्रेडिंग बिजनेस में इसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम चीजें बना ही नहीं रहे, हम तो सिंपली खरीद रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो इनिशियली मेरा ख्याल है एक डायग्राम आप भी बना लें जरा, इसकी जरा हमें जरूरत पड़ा करेगी। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट्री इज टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। देख लें आप लोग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ समझ आ गई?
चीज़ें सर छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट डेवलप करके बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाना होता है। तो हर चीज़ अगर साथ साथ समझ आ जाए तो इतना इशू भी नहीं बाद में बनता। कल मेरी इस डिस्कशन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें, साथ साथ इन्वॉल्व आकर। ये अगर देख लेंगे तो बताइए और पहले। ये तो शाम साहब जजाक अल्लाह जी। कंप्लीटेड है सर। देन सर नेक्स्ट हेडिंग लिखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। वंस अगेन करनी हेडिंग लिख के बस रुक जाए, थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि हम करने कब क्या लगे। देखिए, जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है ताकि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सके, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरह एक ट्रेडिंग बिजनेस में बनाई जाती है एसेट्स लायबिलिटीज के लिए, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एसेट लायबिलिटी इक्विटी के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। इन अदर वर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो एज इट इज जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में बनती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बनेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बनाई जाती है ताकि ये कैलकुलेट किया जा सके कि जो गुड्स बनी हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रेडिंग बिजनेस में क्यों नहीं होगी? वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, वहां चीजें बन ही नहीं रही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इन एडिशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनती है ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि ड्यूरिंग द पीरियड जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं
उनको बनाने में क्या कॉस्ट आई है। अब जरा एक सेकंड इससे पहले कि हम ये स्टेटमेंट स्टार्ट करें, अपनी जरा डायग्राम देखें जो फैक्ट्री की भी आपने बनाई है। क्या फैक्ट्री में जितना खर्चा है वो इसलिए हुआ है कि गुड्स बनी है? ये फैक्ट्री क्यों बनाई गई है? ताकि गुड्स बनाई जाए। तब इस फैक्ट्री में जो कॉस्ट इंकर हुई है, अगर उसको हम कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाना चाहिए। अब जरा अगर मेन कुछ चीजें सोचें इससे पहले कि हम लिखें, सबसे पहले गुड्स को बनाने में क्या, कौन सी कॉस्ट आएगी? रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर नंबर 2, क्या कोई एम्प्लॉयज भी होंगे? तो एम्प्लॉयज की कुछ कॉस्ट आई होगी, उसको प्लस कर लेंगे, लेबर कॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या मटेरियल और लेबर के अलावा भी कोई कॉस्ट आई होगी? फॉर एग्जांपल जरा ट्राई करें, कौन सी डायग्राम देखें ना जरा। क्या ये हो सकता है कि फैक्ट्री प्रेमिसेस हमारे रेंट पे हो? और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली रेंट नहीं होगा, लेकिन रेंट पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती है। इसी तरह जो एसेट्स यूज हो रहे हैं फैक्ट्री में, मशीनें यूज हो रही हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, क्या इनकी कोई डेप्रिसिएशन हो सकती है? कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो मशीन है, ये तो इटसेल्फ एसेट है, लेकिन जब ये यूज हो रही हैं चीजें, तो इनकी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है सर। और ये डेप्रिसिएशन इन मशीनों की, इन बिल्डिंग्स की क्यों हो रही है? ताकि गुड्स की प्रोडक्शन हो सके। तो मटेरियल और लेबर के अलावा जो अदरवाइज एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, मसलन 2-3 जो अभी हमने बोले हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो, रेंट कॉस्ट हो, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स हो, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये जो भी अदरवाइज एक्सपेंसेस होते हैं अदर देन द मटेरियल एंड द लेबर, उसे फिर बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इन अदर वर्ड, शॉर्ट वर्ड्स में अगर हम बोलें तो 3 तरह के एक्सपेंसेस हैं सारे। नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 लेबर कॉस्ट, एंड नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जब भी मैं कभी फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड बोलूं तो इसका क्या मतलब होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन द मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल लेबर के अलावा जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उसका फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, अब अगर मैं मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को कंबाइन कर लूं, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है क्या प्लीज? अब आए हमने इसका एक फॉर्मेट बनाना और उस फॉर्मेट को फिर साथ साथ समझते भी हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखें रॉ मटेरियल। यहाँ साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने, तो इन्वॉल्व रहिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट सॉर्ट ऑफ हम बनाने लगे हैं। तो उसमें सबसे पहले एक रॉ मटेरियल की वर्किंग होती है। इससे पहले कि मैं वर्किंग स्टार्ट करूं, ये हेडिंग लिख के आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो हमारा एक्सपेंस होगा गुड्स को बनाने में, या जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है? क्या इनमें कोई डिफरेंस हो सकता है? क्या वर्ड्स बोले मैंने? रॉ मटेरियल परचेज हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है, या जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है? आई एम डेफिनेटली टॉकिंग विद द अकाउंटेंट्स होपफुली। अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बच गया है, तो आपके एक्सपेंसेस में 4 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल आना चाहिए, 5 लाख का। बाकी जो 1 लाख बच गया, ये क्या है? ये तो अभी एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये कब एक्सपेंस बनेगा? जब इस्तेमाल होगा। लेट्स अज्यूम अगर आपने एक बॉक्स लिया है पेन्स का जिसमें बॉल पॉइंट्स हैं, 20 उसमें बॉल पॉइंट है, क्या जैसे ही वो बॉक्स लिए इमीडिएटली एक्सपेंस है, या जैसे जैसे बॉल पॉइंट्स यूज होंगे तब वो एक्सपेंस हो रहा होगा? अगर 20 बॉल पॉइंट्स हैं, 18 यूज हो गए और 2 भी बचे हुए हैं, तो एज एन अकाउंटेंट जो 2 बचे हैं वो तो भी एसेट है। 18 बॉल पॉइंट्स की कॉस्ट आपका एक्सपेंस है। क्या परचेज ही एक्सपेंस है या यूज्ड एक्सपेंस है? हाँ, क्या ये हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना परचेज किया वो सारा का सारा यूज हो गया हो? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सारा यूज नहीं हुआ, जो बच गया है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। बात समझ आती है मेरी? और फिर नेक्स्ट ईयर जब वो यूज होगा तब वो हमारे एक्सपेंसेस में आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, जब भी कभी हम रॉ मटेरियल की वर्किंग करेंगे, तो जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, क्या अपनी डायग्राम जरा रख लें जरा साथ, बार बार जरा देख के जरा उसे याद भी करना।
रॉ मटेरियल स्टोर रूम जहन में लाएं जरा, इसमें एक ओपनिंग रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, और क्या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो फर्स्ट हमारे कॉस्ट कंपोनेंट बन जाएगा जिससे हमारी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी। क्या जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा उससे गुड्स बनी है, या जो रॉ मटेरियल खरीदा गया था उससे गुड्स बनी है, और जो बचा हुआ है अभी उससे तो गुड्स नहीं बनी। तो हम कैलकुलेट ही करना चाह रहे हैं कि जो गुड्स बन गई हैं, जो मैन्युफैक्चर हो गई हैं, उसको बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है। तो व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग, रॉ मटेरियल, लेकिन उस रॉ मटेरियल की हेडिंग में फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किया जाता है। ये भी मैं आपने बता तो दिया आपको, लेकिन एक मिनट में जरा लिखते हुए जरा एक दो बातें और आपसे पूछता हूँ, फिर आप फाइनली नोट कीजिएगा। तो व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वर्किंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिगर्स में जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि जस्ट आपको आइडिया हो जाए, अज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा था। आगे बोलें क्या होता है प्लीज, आगे क्या होगा सर, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। लेट्स अज्यूम ये 7 लाख रुपीस के फर्दर रॉ मटेरियल आपने परचेज किया। ऑब्वियसली अगर कोई रिटर्न है तो क्या करेंगे, अगर कोई रॉ मटेरियल रिटर्न हो गया तो माइनस कर देंगे। फिर रुक के जरा एक छोटी सी चीज और सोच लें, समटाइम्स हो सकता है रॉ मटेरियल परचेज करते हुए कोई कैरिज कॉस्ट इंकर होगी हो। कैरिज इनवर्ड्स की बहस कर रहा हूँ या आउटवर्ड्स की, तो कैरिज इनवर्ड्स भी परचेज कॉस्ट में ऐड हो सकता है। फिर समटाइम ये भी हो सकता है रॉ मटेरियल आपने पाकिस्तान से बाहर से कहीं से इंपोर्ट किया हो, फॉरेन कंट्री से किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया हो, तो उस केस में कुछ एडिशनल कॉस्ट आ जाएंगी। मसलन फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकती हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो सकते हैं, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी एक कॉस्ट में ऐड हो सकते हैं। तो कैरिज इनवर्ड्स भी हो सकता है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी हो सकती हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी हो सकते हैं। मैं सब कुछ लिख तो नहीं रहा, लेकिन आपको याद इसलिए करवा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब हमें जरूरत पड़ेगी तो फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे। मैं फिलहाल एक समराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ। देन उसके बाद मेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेट्स अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 1,25,000 रुपीज का बचा हुआ है। कैलकुलेटर जरा पकड़े क्या, कैलकुलेटर प्लीज रखा करें यार, वर्किंग किया करें सारा। ये 7 लाख आई थिंक 75,000। तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस फिगर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन सिंपली यूज की बात हो रही है, लेकिन नॉर्मली वर्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो बोला जा रहा है। समझ आ गया सबको, देखें सर यहाँ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक दफा लिखते हुए बोलने जरा। जी ऑनेस्ट ले रहे हैं आप लोग। चले आगे। देन सर इस वक्त आपके सामने एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। उसमें फर्स्ट कैलकुलेशन जब रॉ मटेरियल कंज्यूम की हो जाती है
तो वंस अगेन लिखने से पहले जरा बात सुन लीजिएगा। नेक्स्ट फिगर ढूंढनी होती है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट लेबर। अपने पास जरा नोट्स जरा ढूंढने जो कल मैंने दिया था। फैक्ट्री में एम्प्लॉइज को आपने सैलरी देनी है, की बात है सर। जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें हमने सैलरी देनी है, लेकिन जो फैक्ट्री की सैलरी होती है उस सैलरी को दो हिस्सों में ब्रेक किया जाता है। हम सारी डिस्कशन फैक्ट्री ही की कर रहे हैं। फैक्ट्री की सैलरी दो डिफरेंट हेडिंग्स में ब्रेक करके लिखी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। मीन्स टू से, एक वर्ड होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मीन्स सैलरी की बात हो रही है, लेकिन किसको डायरेक्ट कहते हैं वो मैं बताता हूँ। सैलरी ऑफ द फैक्ट्री इज डिवाइडेड इन टू पोर्शंस, नंबर 1 डायरेक्ट लेबर एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट लेबर। अब ये डायरेक्ट लेबर उसे कहते हैं, जरा दोबारा रजिस्टर भी साथ रखें जरा, यहाँ फैक्ट्री डायग्राम बनाइए आपने। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है प्रोडक्शन हॉल के एम्प्लॉइज की सैलरी। क्या प्रोडक्शन हॉल होता है? तो डायरेक्ट से मुराद ये कि वो एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व है, उनकी सैलरी को बोला जाता है डायरेक्ट लेबर। तो सिंपली स्पीकिंग, द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज विद इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर। और जो फैक्ट्री के अंदर ही एम्प्लॉइज हैं लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा कहीं काम कर रहे हैं, मसलन हो सकता है स्टोर रूम में हो, रॉ मटेरियल हो फिनिश गुड स्टोर रूम में, क्वालिटी डिपार्टमेंट में, कहीं भी और हो अदर देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन सब की सैलरी को कलेक्टिवली कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो थोड़ा सा पढ़ भी लें, आपके पास नोट्स में लिखा हुआ था। स्टार्ट से अगर शुरू करें, नीचे आए रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस के बाद एक हेडिंग जरा ढूंढने मिल जाएगी कहीं। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं पढ़ें जी। सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन कन्वर्टिंग क्या इनटू क्या। तो इन शॉर्ट वर्ड्स किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की बात हो रही है, ये लिखने जरा अपने हाथ से। प्रोडक्शन हॉल या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी को बोला जाता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट साथ वर्ड क्यों लगा हुआ? ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसको किस में कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। थोड़ा सा जरा नीचे है पहले, बाकी फिर हेडिंग बाद में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर ढूंढे हेडिंग थोड़ी सी नीचे। अब इनडायरेक्ट लेबर फिर क्या है? सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज विद इन फैक्ट्री बट आउटसाइड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में लोग हो, फिनिश गुड स्टोर रूम में हो, बस किसके बाहर हो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी डायरेक्ट सैलरी है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर विद इन फैक्ट्री बाकी लोग जो है वो सारी की सारी सैलरी इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होती है। ठीक है प्लीज। तो डिस्टिंक्शन क्या है? सिंपली कहाँ के एम्प्लॉइज डायरेक्ट सैलरी है और कहाँ के एम्प्लॉइज इनडायरेक्ट सैलरी है। फैक्ट्री ही की बहस हो रही है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर, और जो अदरवाइज एम्प्लॉइज होंगे फैक्ट्री में उनकी सैलरी इनडायरेक्ट लेबर। तो पहले क्या ढूंढना होता है अपने? डायरेक्ट लेबर। और फॉर एग्जांपल जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस पीरियड में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 7,10,000। लिख लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट भी बनाते हैं। एनी कंफ्यूजन प्लीज? डायरेक्ट लेबर कभी आइंदा वर्ड सुने तो क्या जहन में आना चाहिए? एम्प्लॉइज की सैलरी की बात हो रही है, पहली सिंपल चीज है, ये सैलरी की बात हो रही है, एम्प्लॉइज के सैलरी के एक्सपेंस की बात हो रही है। हाँ, किस एरिया के एम्प्लॉइज की सैलरी की बात हो रही है? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उन लोगों की सैलरी की बात हो रही है। ठीक है जी प्लीज। ठीक है सर। देन बेटा इन दोनों फिगर्स को प्लस कर लें, इन दोनों फिगर्स को बोले जरा यार, कौन सी दो फिगर्स हो गई हैं? एक रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले कैलकुलेट किया है और अब डायरेक्ट लेबर आ गई, तो इन दोनों को अगर प्लस कर लें, जरा करें प्लस 14 लाख। तो इस फिगर को एक नाम दिया जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कोई अलग कॉस्ट का नाम नहीं है, इट इज सिंपली सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। इन दोनों फिगर्स को अगर ऐड कर लें, प्लीज किस दोनों फिगर्स को, तो द फिगर इज कॉल्ड एज, मैं अगर कभी आपसे कहूँ प्राइम कॉस्ट 5 लाख है तो इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी है और डायरेक्ट लेबर भी है।
Okay, please. It is not an extra cost. It is simply a sum of raw material cost and direct labor cost. एक छोटा सा काम और कर लें जरा, जहाँ डायरेक्ट रॉ मटेरियल हमने लिखा ना स्टार्ट में, उसके साथ जरा ब्रैकेट में लिखें, इससे डायरेक्ट मटेरियल भी समटाइम्स करते हैं, पर हेडिंग के साथ लिख लेना। क्या मतलब होगा डायरेक्ट मटेरियल? एक ऐसा मटेरियल जिसने डायरेक्टली कहाँ लगना है, प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स बना। डायरेक्ट लेबर मींस ऐसे एम्प्लॉइज जिन्होंने डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल मींस ऐसा मटेरियल जिसने डायरेक्टली फिनिश गुड्स में लगा, तो फिनिश गुड्स से डायरेक्टली ताल्लुक है इन दोनों। तो शायद शॉर्ट वर्ड्स में प्राइम कॉस्ट में ऐसे भी बोल सकता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कह सकता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर भी बोला जा सकता है प्राइम कॉस्ट। नहीं समझ आ रहा? ये लिख लें जरा ब्रैकेट में। प्राइम कॉस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला क्या बन गया, डायरेक्ट मटेरियल, जरा एब्रीविएशन बना रहा हूँ, बन जाए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आगे जी। हमारी इस वक्त जो स्टेटमेंट बन रही है उसका नाम बताएं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहले कैलकुलेट हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसमें क्या ऐड हो गया, फिर क्या फाइंड आउट हो गया, देन उसके बाद हेडिंग लिखें फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी अब एक्सपेंसेस हैं उन सब का कलेक्टिव नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स। दोबारा जरा सामने नोट्स वाला पेज रखें। डायरेक्ट लेबर के बाद एक हेडिंग ढूंढे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑल एक्सपेंसेस कहाँ के, लेकिन किन दो के अलावा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फैक्ट्री के रिमेनिंग एक्सपेंसेस रह गए हैं उनको क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो तरीका बेटा ये होता है कि जब आप फॉर्मेट बना रहे होंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में फिर अपना क्वेश्चन देख के एक लिस्ट बना दिया करेंगे जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए होंगे। तो इस वक्त डेफिनेटली क्वेश्चन का डाटा नहीं, हम जरा कुछ 4-5 चीजें खुद से सोच के जरा, शायद मैंने भी आपको आइडिया भी दिया था, जरा लिख लेते हैं जरा, और वो भी अगर पहले लिखवा दें तो मैं सोच के मेरे। जी करूँ शुरू? ये बताएं जी। रेंट, अच्छा रेंट किसका? फैक्ट्री एसेट्स, बिल्डिंग हो सकती है या अदरवाइज कोई और दूसरे एसेट्स है। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 1,75,000। और बताएं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेट्स अज्यूम 2,20,000। एनी अदर थिंग? डेप्रिसिएशन समझ आती है किसकी? डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, बिल्डिंग की हो, फैक्ट्री के फर्नीचर की हो, फैक्ट्री की मशीनरी की हो, फैक्ट्री एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स। जस्ट अ मिनट करवा दें थोड़ा सा। लेट्स अज्यूम 180,000। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सपोज 85,000। प्लीज रुक जाए एक सेकेंड। गार्ड सैलरी की बेटा जगह वर्ड आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं अपने वर्ड्स में जरा प्लीज रिपीट करें। डायरेक्ट लेबर के अलावा का मतलब प्रोडक्शन हॉल के बाहर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें वो सारे हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्टोर डिपार्टमेंट में है, जहां भी एम्प्लॉयज हैं, बस किसके बाहर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर। ऑल एम्प्लॉयज, सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज अदर देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज।
तो सपोज 2,10,000। एक वर्ड जरा और नया सुन लेना मेरे से। इसी तरह एक वर्ड होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अपने वर्ड्स में बताएं, डायरेक्ट मटेरियल किसे कहा था हमने? तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बनी। फैक्ट्री में कोई भी अगर और मटेरियल आइटम है अदर देन द रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में अगर कोई भी मटेरियल आइटम है अदर देन द रॉ मटेरियल, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। दोबारा जरा पेज सामने रखें, वहां एग्जांपल भी इधर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग पड़ी थी, अब से फौरन नीचे एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल। अब एक दो एग्जांपल्स भी देख लेना। फैक्ट्री में अगर कोई सफाई के लिए मटेरियल यूज हो रहा है, क्लीनिंग मटेरियल्स, फैक्ट्री के में सफाई, या मशीनें जरा ज़हन में लाएं, जिस तरह बाइक्स पे गाड़ियों पर रेगुलरली ऑयल चेंज होता है, इसी तरह मशीनों की भी ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स की कॉस्ट आती है। अब वो ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ने फिनिश गुड्स पे नहीं लगना, उसने मशीनों पे लगना। तो एनी मटेरियल अदर देन क्या? एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। और उसकी दो एग्जांपल्स फिलहाल ज़हन में रख लें और आप बोल दें कौन कौन से। क्लीनिंग मटेरियल हो या मशीनों का कोई ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है, तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन दो चीजों के अलावा सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट लेबर। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस है फैक्ट्री ओवरहेड्स ही का पार्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनडायरेक्ट मटेरियल है क्या, तो बताएंगे क्या है? हाँ जी सही है, एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल। और फॉर एग्जांपल फिलहाल दो एग्जांपल्स कौन सी सामने आई? क्लीनिंग मटेरियल हो सकता है, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी है, तो ये भी कहाँ लिस्ट डाउन हो जाएगा? नहीं, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, दीज आर पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेट्स अज्यूम 35,000। और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन चलें फिलहाल यहाँ तक आप भी नोट डाउन करना एक्सेट्रा, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है और बात करते हैं। ये नहीं, आप पहले इसका अलग एक टोटल कर लें। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिस्ट डाउन करके इसका एक इंडिपेंडेंट टोटल कर लो। जस्ट एक सेकंड, लिख ले सारे, फिर बता दीजिए। टोटल सारे बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं, नोट कर लिया आपने? सर पहले नोट तो कर लो। अब यहाँ तक लिस्ट बना लें, फिर टोटल बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। जी सर, टोटल टोटल 9,05,000 मुझे बताया जा रहा था। चेक कर लें दोबारा जरा। सब किया करें जी प्लीज वर्किंग। जी क्या आंसर आ रहा है प्लीज? जी शाम साहब थैंक यू। जी 9,05,000 इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। आ जाए यहाँ तक बड़ा। एनी कंफ्यूजन इन एनी वर्डिंग, एनी प्रॉब्लम प्लीज? पहले कर एक मिनट दोबारा रुक के जरा बात पहले सुन लें। इस फैक्ट्री ओवरहेड्स की वर्किंग से पहले हमने एक टोटल किया था प्राइम कॉस्ट के नाम से। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या शामिल ऑलरेडी है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऑलरेडी इसमें आ गया हुआ है।
तब अगर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड कर लें, किसमें क्या ऐड कर लें, किसमें क्या ऐड कर लें सर? तो एक आंसर बताएं जरा क्या आएगा? 23,90,000। किसमें क्या ऐड करके ये फिगर आई है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये जो अमाउंट आई है इसको कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या वैसे इस 23,90,000 में हमने फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस ले लिए? आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले कौन सी कॉस्ट ले ली हमने? रॉ मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर उन्हीं दोनों का सम कर लिया। उन दो के अलावा जो बाकी रह गया था वो भी ले लिया। तो सारा फैक्ट्री का एक्सपेंस हमने कंसिडर कर लिया है। तो इसे क्या बोलते हैं? टोटल। लेकिन इसी के बेटा दो नाम और भी हैं, जरा स्लैश करके वो भी मैं लिख रहा हूँ, पहले सुन ले जरा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आप बताइएगा क्या जो वर्ड्स हैं वो एक ही बात है? इसी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चीजें मैन्युफैक्चर हुई हैं, और या उसकी जगह वर्ड बोलूं कि चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, तो बात एक ही। चीजें मैन्युफैक्चर हों वर्ड यूज किया जाए या प्रोड्यूस की जाए, एक ही बात है। लेकिन अगर आपसे कोई चीजें परचेज हुई हैं तो वो डेफिनेटली डिफरेंट चीज है। खरीदना और है, बनाना और है। लेकिन बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्ड भी बोला जाता है और प्रोडक्शन वर्ड भी बोला जा सकता है। इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, और एक और भी वर्ड सुने, इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। कह सकते हैं कि हमने फैक्ट्री की सारी कॉस्ट ले ली है। किस किस नाम से? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये बाकी दो नाम भी लिखना है। ज्यादा कॉमनली ठीक है हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही यूज कर लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ती है इसलिए जरा स्लैश करके प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसे कह सकते हैं, और इसी का एक ऑल्टरनेट नेम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी है। एनी कंफ्यूजन? आपसे अगर पूछा जाए फैक्ट्री कॉस्ट कैसे बनती है तो क्या बताएंगे? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट कैसे आती है? अच्छा, क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही चीज है? फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही चीज है सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या चीज है? ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं थे। फैक्ट्री कॉस्ट सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट कितनी है? 9,05,000। और फैक्ट्री कॉस्ट की अमाउंट कितनी है? तो फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल और लेबर के साथ ओवरहेड्स भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम अगर वर्ड बोले फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वी मीन्स टू से अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। लेकिन अगर फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही है। आई होप कि मैं ज्यादा भी कंफ्यूज नहीं कर रहा। थोड़ा सा भी फॉर्मेट और मैंने कंप्लीट करना है, लेकिन जितना हो चुका है जरा एक नजर देख लें, तो यहाँ तक कंफ्यूजन अगर जहन में आती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी। जी ओके प्लीज।
चलिए सर, इससे आगे जो फॉर्मेट हमने कंप्लीट करना है उसमें जरा आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली जरा ज़्यादा चाहिए होगी। तो रेडी हैं प्लीज सारे? कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुनने एक एक, और जहां मैं क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम सर बनाना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। हमने यहां तक कैलकुलेट कर ली है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए जब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है तो फिर एक या दो एडजस्टमेंट्स कहना फर्दर की जाती हैं। अब कुछ नहीं लिखना आपने, सिर्फ पहले मेरी बात गौर से काइंडली सुननी है। जब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एक एडजस्टमेंट की जाती है। क्या आने के बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की एडजस्टमेंट कर रहा हूं? सर 3 सवाल इकट्ठे हो गए हैं सर। क्या कैलकुलेट कर लेने के बाद, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेने के बाद और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए एक वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग क्लोजिंग की एक एडजस्टमेंट होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो तो भाई मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। क्या फाइंड आउट हो चुका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? क्या फाइंड आउट करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसको फाइंड आउट करने के लिए बीच में किस चीज की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब ये क्यों करने लगा हूँ, आए पहले इस पर जरा डिस्कशन करते हैं। इससे पहले कि ये करने क्यों करने लगे इसकी बात हम करें, आप मुझे बताएंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं किसे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं? जो गुड्स बन रही हैं। ओपनिंग का मतलब जब पीरियड के स्टार्ट पे बन रही थी। क्लोजिंग का मतलब जब पीरियड के एंड पे इन प्रोसेस। अभी बात मेरी अब खत्म नहीं, शुरू होने लगी। लेट्स अज्यूम मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 25,000 रुपीज की अमाउंट लिखूं। फैक्ट्री आपकी है, विजुलाइज द फैक्ट्री, पीरियड का स्टार्ट है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 25,000 का मतलब, ये मुबीन जरा फिर देखना यार क्या मसला नेट का, 25,000 ही गायब हो गए। कौन सा नेट चलना सीखना है? वो तो फिर दूसरा नेट हुआ है। ये तो प्रॉब्लम है। तो वही नहीं, इसी तरह है नहीं, बार बार प्रॉब्लम। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है? शाम सर अब ठीक होगी, बस बीच में शायद इशू आया था। ये शाम सर ठीक है बस। ये सर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब ऐसी गुड्स जो पीरियड के स्टार्ट पे इन प्रोसेस थी, उसके सामने अगर मैं 25,000 रुपीज की कोई अमाउंट लिखूं तो आपसे अब जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि ये 25,000 हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में इंकर हुआ होगा या ऑलरेडी पिछले पीरियड में इंकर हो चुका होगा? क्या जिससे मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहा हूँ यही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा? रिपीट करेंगे सेंटेंस, क्या बोला मैंने? जिसे मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस पीरियड में कह रहा हूँ, क्या यही 25,000 लास्ट पीरियड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा? ये 25,000 रुपीज हमारे पीरियड में कॉस्ट इंकर नहीं हुई होगी, ये ऑलरेडी इंकर हो गई होगी, लेकिन इस अमाउंट से गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई होंगी। अब इसके पीछे अगर फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में मैं लेट्स अज्यूम 70% लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि जो पीरियड के स्टार्ट पे गुड्स बन रही थी
उन पे 70% काम होने के रिजल्ट में 25,000 रुपीज की कॉस्ट इंकर हो चुकी थी। क्या मेरे इस खर्चे से गुड्स 70% कंप्लीट हो गई थी? सर हो गई थी सर, लेकिन ये क्या जरूरी है कि हमेशा 70% ही कंप्लीट हुई हो? अगर मैं 30% लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा? बोले बोले प्लीज, इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? इस खर्चे से क्या हुआ? कितने खर्चे से क्या हुआ? इसका मतलब अगर 30% मैंने लिखा है तो हमारे पीरियड में और कितना खर्चा होना होगा? और अगर मैं 70% लिख दूं तो इसका मतलब, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 60% लिखता हूं तो फाइनल बताएं इसका क्या मतलब होगा? 60% काम हो गया होगा और हमारे पीरियड में 40% और होना होगा। इसके सामने जो 25,000 लिखा हुआ है, दिस 25,000 इज रिफ्लेक्टिंग 60% कॉस्ट या 40% कॉस्ट? 60% कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर है प्लीज? तो लेट्स अज्यूम 60% है। अब फैक्ट्री को जरा थोड़ा सा और अपने एंगल से विजुलाइज करें। लेट्स अज्यूम ये आपकी फैक्ट्री है, तो अगर पीरियड के स्टार्ट में कुछ गुड्स ऑलरेडी बन रही हो, तो सबसे पहले क्या मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन यही होगा कि आप उन गुड्स को कंप्लीट करेंगे जो ऑलरेडी बन रही होंगी? फैक्ट्री अपनी ही समझे सर, गुड्स बन रही थी पीरियड के स्टार्ट में, तो सबसे पहले आपने किन गुड्स पे फर्दर एक्सपेंस करके उन्हें कंप्लीट किया होगा? जो ऑलरेडी काम हो रहा था उस पर और काम किया होगा और उन्हें कंप्लीट किया होगा। फिर अगर ड्यूरिंग द ईयर टाइम बचा होगा और रॉ मटेरियल मंगवाया होगा, फिनिश गुड्स में कंप्लीट करने की कोशिश की होगी, और इट इज पॉसिबल कि कुछ गुड्स को आपने इसी काउंटिंग पीरियड में स्टार्ट भी किया हो और कंप्लीट भी कर लिया हो, लेकिन पीरियड के एंड पे वंस अगेन ये पॉसिबल है कि कुछ गुड्स को आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट तो और कर लिया हो, लेकिन वो इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कंप्लीट ना हुई हो। अब अगर एंड में कंप्लीट नहीं हुई तो उसका नाम फिर क्या होगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर 3 तरह की गुड्स पे काम किया होगा। नंबर 1, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स को कंप्लीट करने पे फर्दर एक्सपेंस किया होगा। नंबर 2 प्लीज, जो फर्दर हमने गुड्स इस साल स्टार्ट करके कंप्लीट की होंगी उन पे कुछ काम हुआ होगा। और वंस अगेन नंबर 3 ये भी हो सकता है कुछ गुड्स को हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट तो कर लिया हो, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट ना कर लेने की वजह से उन्हें फिर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहे होंगे। तो लेट्स अज्यूम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 40,000 रुपीज की गुड्स हैं जिन पे 35% काम हो गया है। मेरे अलावा किसी को समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, या ये भी इन प्रोसेस ही जा रहा है? क्या ये वही 25,000 वाली गुड्स हैं जो नीचे 40,000 मैंने लिखा? फुल अकाउंटिंग पीरियड की बहस हो रही है, तो वो 25,000 वाली गुड्स क्या ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हुई होंगी? शेयर्स की एग्जांपल है, क्लॉथ से शर्ट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने किन गुड्स को कंप्लीट किया होगा? जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स हैं। फिर हो सकता है कुछ गुड्स को हमने इसी पीरियड में स्टार्ट भी किया हो और इसी पीरियड में कंप्लीट भी किया हो, लेकिन ये मैंने लास्ट में 40,000 क्या लिखा है? ये वो गुड्स हैं जिन्हें हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट तो कर लिया था, 40,000 की कॉस्ट भी इंकर हो गई थी, लेकिन 35% का ब्रैकेट में मतलब क्या है? पीरियड एंड पे बस 35% काम हुआ है, रिमेनिंग कितने परसेंट रहता है? देयरफॉर ये गुड्स अभी इन प्रोसेस हैं, अभी ये 100% कंप्लीट नहीं। यहाँ तक प्लीज ओके है? इससे पहले मैं कोई और बात करूं, अब ये जो 2390000 आया है, फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए प्लीज 5-10 मिनट जरा। 2390000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक आई थी। आप लॉजिकली जरा ये सोचें, क्या इस 2390 में, या इससे पहले एक और सवाल, क्या ये 2390 हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है? देखिए अपना फॉर्मेट जरा सोचें। 2390 क्या हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड का फैक्ट्री का खर्चा है? इसमें क्या क्या है? इसमें इस पीरियड का रॉ मटेरियल कंज्यूम भी है, आगे आगे प्लीज, डायरेक्ट लेबर भी है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हैं। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2390000 इंकर हुई। क्या इस 2390000 में जो इस पीरियड में इंकर हुई है, रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी? नहीं, मेरा क्वेश्चन और है प्लीज, क्या इस 2390 के अंदर
25,000 है क्या? 2390 के अंदर 25,000 है? 25,000 क्यों नहीं है? ये तो पिछले पीरियड में इंकर हुआ था। लेकिन क्या इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स का रिमेनिंग एक्सपेंस मींस 40% 2390,000 में होगा? क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ही रिमेनिंग खर्चा करके हमने पूरा किया होगा। तो क्या 2390 में रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी या 60% कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी? रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी। और रिमेनिंग इस वक्त कितने परसेंट? 40%। क्लियर है प्लीज? देन 2390 में क्या उन गुड्स की 100% कॉस्ट होगी जिन्हें हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किया और इसी पीरियड में कंप्लीट किया? क्या बोला मैंने? प्लीज सेंटेंस रिपीट करें मेरा। 2390 में उन गुड्स की 100% कॉस्ट होगी जिन्हें हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किया और इसी पीरियड में कंप्लीट भी किया। लेकिन क्या इस 2390 में उन गुड्स की भी कॉस्ट होगी जिन्हें हमने इस पीरियड में स्टार्ट तो कर लिया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं किया? विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या ये 40,000 इसमें होगा? ये 40,000 इसमें होगा या रिमेनिंग खर्चा जो अगले पीरियड में आना है वो इसमें होगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का रिमेनिंग खर्चा होगा जो इसी साल शुरू हुई है और इस साल कंप्लीट हो गई, उनका 100% खर्चा होगा। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का 35% खर्चा होगा। तो इससे पहले हम कुछ करें, आप भी इस तरह करें काइंडली, जहां आप तो 2390 तक पहुंचे हैं, अभी आगे तो नहीं कुछ लिखा आपने। इसके नीचे 1 2 3 4 लाइनें छोड़ दें आप, ये जहां टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये जरा गिन के 2390 जहां फिगर आपकी सॉल्व हुई है उसके नीचे रजिस्टर में 1 2 3 4 लाइनें गिन के छोड़ दें। और सबसे पहले 2390 के अंदर लॉजिकली क्या क्या होगा उसको जरा एक लिस्ट डाउन करें। तो एक स्टार बना लें या सर्कल कर लें। मैं किस चीज को एक्सप्लेन करने लगा हूं? 2390 के अंदर लॉजिकली क्या क्या होगा। बल्कि अगर करवा दें मुझे, पहले 4 लाइनें तो हमने छोड़ दी हैं। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड। रेडी? लिखवाएं जरा प्लीज। थोड़ी सी जरा इन्वॉल्वमेंट हो रही कि मुझे जरा आसानी रहेगी कि बात समझा सकूं या नहीं। सबसे पहले इस 2390 में क्या होना चाहिए? रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। डेफिनेटली मेरी इस एग्जांपल का मतलब अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए एब्रीविएशन बना दूं प्लीज। WIP स्टैंड्स फॉर वर्क इन प्रोसेस। रिमेनिंग कॉस्ट इस एग्जांपल की बेस पे कितने परसेंट? 60% या 40%? मैं 40% इंटेंशनली नहीं लिख रहा हूँ। रिमेनिंग होगा। अगर फॉर एग्जांपल 20% काम हुआ था तो 80 होगा, 10% हुआ था 90% हुआ था, तो जो भी रिमेनिंग है वो इसमें आ रहा होगा। चले एग्जाम्पल के इस एग्जाम्पल के तौर पे हम 40% भी लेते हैं। लेकिन क्या हमेशा 40%? जो काम हो गया था उसके बाद जितना रह गया होगा वो फिर हमारी इस कॉस्ट में आ रहा होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज? ओके प्लीज। सेकंड लिखवाएं प्लीज, लिख लीजिएगा यार, जस्ट एक मिनट। 100% कॉस्ट ऑफ those goods started and completed during the period। जिन गुड्स को हमने इसी काउंटिंग पीरियड में शुरू करके एंड कर लिया होगा, क्या उनकी सारी कॉस्ट इसी पीरियड में आनी चाहिए? 100% कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। एनी कंफ्यूजन? थर्ड लिखवाएं प्लीज। थर्ड लिखवाएं ऊपर देख के। 35% कॉस्ट या 100% कॉस्ट? इन दिस एग्जांपल 35% कॉस्ट ऑफ cost 35% cost on closing work in process
क्लोजिंग वर्क प्रोसेस क्या है? वो गुड्स हैं जिन्हें हमने इस पीरियड में स्टार्ट तो कर लिया है लेकिन अभी एंड नहीं किया है। इसमें बस कंफ्यूजन हो जाती है, पॉइंट 1 और पॉइंट 3 सेम है। पॉइंट 1 में हम लिख रहे हैं रिमेनिंग कॉस्ट और पॉइंट नंबर 3 में हम लिख रहे हैं जो कॉस्ट इंकर हुई है। ये बात समझ आती है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की रिमेनिंग कॉस्ट हमारे पीरियड में इंकर हुई होगी और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे जितना काम हमारे पीरियड में हुआ है वही हमारे एक्सपेंसेस में आ रहा होगा। इससे पहले प्लीज आप लिखें फाइनल क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे दे दें। ये 65% कॉस्ट इसकी कब आएगी? नेक्स्ट पीरियड में जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही होगी तो क्या उसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो इस वक्त हमारे पास है इसका 35% कॉस्ट आ रही होगी या रिमेनिंग आ रही होगी? तो जो कॉस्ट इंकर हो गई है हमारे पीरियड में उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड में इंकर होगी रिमेनिंग फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ रही होगी। अब क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? आप करें नो तो पहले प्लीज बात थोड़ी समझ लिया करें, ये आपके लिए टेंशन ना लें, लिखना तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जीत शाम आपको क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जो लोग लिख रहे हैं जरा 1 मिनट जरा दोबारा सोचना, कोई कंफ्यूजन अगर इन वर्ड्स में है तो। क्या होता है वर्क इन प्रोसेस? ऐसी गुड्स जो इन प्रोसेस हैं, सेमी फिनिश्ड है। अगर हमारे करंट पीरियड में 40% कॉस्ट आई है तो अभी और कितनी अगले अकाउंटिंग पीरियड में आनी है? 60%। अगर हमारे पीरियड में 20% कॉस्ट इंकर हो गई है तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कितनी और होगी तो फिनिश गुड्स बनेंगी? 80%। तो वर्क इन प्रोसेस किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन उसी अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट नहीं हुआ होता, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में फिर उसकी कंप्लीशन हो रही होती है। एनी कंफ्यूजन फाइनली से? समझ आ गया सबको? चलो अगर ये समझ आ गया आपको तो फिर आपको मेरे एक आखिरी एडजस्टमेंट अभी करवानी है। नहीं अभी लिखने की करने की जरूरत नहीं, पहले एक एडजस्टमेंट करवानी है। जो 4 लाइनें अब रहेगी थी मैं पूरी कर दूंगा। हमने 2390000 कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। अब मैंने इंटेंशनली वो नीचे 4 जो पॉइंट्स लिखे हुए, सॉरी 3 जो पॉइंट्स लिखे हुए तो वो आपके सामने से गायब कर देंगे। आपको अगर जरूरत पड़े अपने रजिस्टर में जरूर देखिएगा अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 2390 का बहुत से देखेंगे तो आप नीचे जो 3 पॉइंट्स लिख चुके हैं वो जहन में ला सकते हैं। मैं कैलकुलेट ये करना चाहता हूँ, फुल कंसंट्रेशन नाउ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 2390000 हमने कैलकुलेट कर ली हुई है। मैं अब कैलकुलेट अपनी स्टेटमेंट में ये करना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द पीरियड जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है उनकी कॉस्ट क्या है। क्वेश्चन मेरा क्लियर? हमारी स्टेटमेंट क्या थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इसको जरा ट्रांसलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम देखना चाहते हैं कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है उनकी कॉस्ट क्या आएगी। तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है वो कौन सी गुड्स हैं? वो फिनिश गुड्स हैं। क्या ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ फिनिश गुड्स बनाई हैं तो उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो 2390 में क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 25,000 शामिल है?
सर 2390000 में क्या 25,000 शामिल है? लेकिन क्या इन 25,000 वाली गुड्स का रिमेनिंग खर्चा शामिल है? क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट हो गई? सर प्लीज सर, क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट हो गया होगा? सबसे पहले तो यही कंप्लीट हुआ होगा। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है किसकी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, जब ये कंप्लीट हो गया है, हमारे पीरियड में कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग कॉस्ट 2390 में आ रही है। और उसमें अगर मैं 25,000 ऐड कर दूं, इसमें क्या कर दूं, किसमें 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 2390 में रिमेनिंग 60% आ रहा है, सॉरी रिमेनिंग 40% आ रहा है। और इसमें अगर मैं 25,000 भी ऐड कर दूं, तो क्या टोटल कॉस्ट उन गुड्स की जो पिछले पीरियड में स्टार्ट हुई थी और हमारे पीरियड में कंप्लीट हुई हैं, वो बन जाएगी? क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पीरियड में कंप्लीट हुआ? सर जी हुआ है सर। इसकी टोटल कॉस्ट 25,000 है या इसकी टोटल कॉस्ट 2390 में आ रही है? वहां 40% आ रही है, वहां कहाँ 40% आ रही है, और 60% कहाँ है? तो गुड्स क्योंकि हमारे पीरियड में अब कंप्लीट हो गई हैं, ये क्लियर है, कंप्लीट हो गई हैं, तो इसलिए किसको किस में अगर ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर दें, तो क्या उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो पीरियड के स्टार्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था और हमारे पीरियड में कंप्लीट हुआ है, उसकी 100% कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी? क्या 25,000 100% कॉस्ट है? कितने परसेंट है, रिमेनिंग कहाँ है? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को क्यों ऐड कर दें इसमें, ताकि 100% कॉस्ट बन जाए किसकी, किस फिनिश गुड्स की जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से कंप्लीट हुई है। मेरा तो ख्याल है 2390 में ऑलरेडी 100% कॉस्ट आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि ऑलरेडी 60% काम हो गया था, रिमेनिंग काम हमारे पीरियड में हुआ है। लेकिन अब रिमेनिंग काम जब हमारे पीरियड में हो गया है, गुड्स हमारे पीरियड में मैन्युफैक्चर हो गई हैं, तो इन गुड्स मैन्युफैक्चर की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आता है प्लीज? अब जरा दोबारा पढ़े नीचे जो पॉइंट नंबर 1 था, रिमेनिंग कॉस्ट कहाँ है, 2390 में, और अगर उसमें 60% ऐड हो जाए 25,000, तो फिर टोटल कॉस्ट गुड्स की कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है सर? पॉइंट नंबर 2 नीचे पढ़े। क्या जो पॉइंट नंबर 2 है उसकी कोई फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है, वो तो ऑलरेडी हुई भी है। अब आखिरी अगर एडजस्टमेंट करवाएं तो फिर समझ मजा आया। क्या 2390 में फुल कंसंट्रेट करो, 2390 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाला जो 40,000 है वो कॉस्ट आ रही है? लेकिन क्या इस 40,000 से ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया? हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो गुड्स कंप्लीट हुई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करते हुए क्या ये 40,000 2390 में है सर? क्या उसके अंदर ही रहना चाहिए या उसमें से माइनस हो जाना चाहिए? ये माइनस क्यों हो जाना चाहिए? जस्ट एक मिनट जरा बात को सही समझने के लिए एक सेकंड जरा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड सोचा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन रही होगी, तो क्या यही 40,000 नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे ऑलरेडी कितने परसेंट काम हो गया होगा, 35%। रिमेनिंग किस में आ रहा होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, रिमेनिंग 65 उसमें आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर ये 40,000 उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड होगा। करंट ईयर की वर्किंग करते हुए 40,000 को माइनस क्यों करूं? क्योंकि ये खर्चा तो हुआ है, लेकिन इस खर्चे से अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हुई। हम चाह रहे हैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गई हैं
उनकी कॉस्ट हमें पता चल जाए। तो लेट मी ट्राई टू कंक्लूड। 25,000 प्लीज बताएं क्यों ऐड करूं? गुड्स कंप्लीट हो गई हैं, तो रिमेनिंग कॉस्ट में जो ऑलरेडी खर्चा इंकर हो गया था उसको ऐड कर लें, और 40,000 को माइनस क्यों करें? क्योंकि खर्चा तो हमारे पीरियड में हुआ है, लेकिन इस खर्चे से गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई। ये खर्चा उस अकाउंटिंग पीरियड में ऐड होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, जब ये गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी, एंड दैट इज द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जब हम वर्किंग कर रहे होंगे। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इस पीरियड की कैलकुलेट हो जाए, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को इसलिए माइनस कर देंगे क्योंकि ये कॉस्ट इस पीरियड में इंकर तो हुई है, लेकिन इसके इंकर होने से गुड्स 100% कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। बात मेरी कुछ समझ आ जाएगी प्लीज? तो प्लीज बताएं 25,000 का क्या करूं और 40 का क्या करूं? एनी कंफ्यूजन? एक आंसर बता दें जरा। टू 390 प्लस 25 माइनस 40 3 लाख 23,75,000। The name of this figure file is cost of goods manufactured। जी अगर लिखने से पहले बात यहीं तक है, बस कंप्लीट हो गया। लिखने से पहले अगर कोई कंफ्यूजन है एडलेस में तो वो पहले अगर डिस्कस हो जाए। सबको समझ आ गया क्यों ऐड हुआ है, क्यों लेस हुआ है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ठीक है? अगर क्लियर हो गया फिर लिखो। ये मैंने लाइन छुड़वा दी थी आप। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको एडलेस की रीजन समझ आ गई? जी सर, यहाँ तक समझ आ गया सर? तो ये सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है। शायद बार बार इसकी हमें जरूरत पड़नी है, तो एक दफ़ा ज़रा रिवीजन हो जाए ज़रा, अगर बना लिया तो। कुछ मेन हेडिंग ज़रा अगर जहन में फाइनल कर ली जाए। रखें ज़रा फॉर्मेट दोबारा सामने। क्या हेडिंग है जी? स्टेटमेंट का नाम क्या है? सिर्फ ये स्टेटमेंट किन बिजनेसेस में बनती है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रॉ मटेरियल एक हेडिंग है, उस हेडिंग में एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले कैलकुलेट होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या ऐड होता है? नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की तो वर्किंग हो गई ना क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग चले कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। आप फॉर्मेट देखिए, लिखो आप फॉर्मेट देखें, मैं जब नहीं बोल रहा हूँ, आप फॉर्मेट देखें अपना। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में फिर क्या ऐड होता है? डायरेक्ट लेबर ऐड होके फिगर आ जाती है प्राइम कॉस्ट, उसमें फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक लिस्ट बन जाती है। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल ऐड होता है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। इसके दो नाम और भी हैं, हर वक्त सारे नाम बोलने जरूरी नहीं है, एक ध्यान में रख लें, बाकी इंशाल्लाह जैसे जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा भी याद कराता रहूँ। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड होता है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लेस होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, फिर डायरेक्ट लेबर ऐड होती है, इन दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस टू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? आज जरा बात को जरा कंप्लीट करने से पहले कि हमको क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट हेडिंग लिखें।
बस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट अब कंप्लीट है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन किस बिजनेस के एंगल से? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये हेडिंग बेटा लिख के रुक गए। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से चेंज आना चाहिए या नहीं, ये पहले सुन लो। आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो आपको पता है वो जहन में रखें। सबसे पहले क्या आता है? देखिए बेटा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से सोचें तो किसकी सेल? रॉ मटेरियल की सेल, वर्क इन प्रोसेस की सेल, फिनिश गुड्स की सेल। तो सेल किसकी? फिनिश गुड्स की सेल। ठहर सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? जो गुड्स बेची उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, वर्ड्स का मीनिंग। तो इन अदर वर्ड्स जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट की बात होती है। तो कभी कॉस्ट ऑफ सेल आपने पहले कैलकुलेट किए जिंदगी में? सर कैलकुलेट किए सर? कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वगैरह, लेकिन थोड़ा सा सोचते जाते हैं जरा। ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का। हो सकता है? हो सकता है सर। प्लस क्या करते थे? परचेजेस। लेकिन क्या फिनिश गुड्स को परचेज करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे? अब मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो खर्चा होता है वो हमने इकट्ठा कर लिया हुआ। अपनी स्टेटमेंट के बारे में सोचा जरा, क्या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह को हमने इकट्ठा कर लिया हुआ है? तो फिनिश गुड्स ने परचेज नहीं होना, फिनिश गुड्स को हमने मैन्युफैक्चर किया है और मैन्युफैक्चर करने पे कॉस्ट आई है। तो रादर देन परचेजेस यहाँ वर्ड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर मुझे अपने फॉर्मेट से देख के आप बता सकते हैं? बताइए जरा क्या फिगर आई हुई है? 2375000 लिखवाते हुए कंफर्टेबल है? अब ओपनिंग फिनिश गुड्स वगैरह की मैं फिगर अज्यूम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये फिगर दिखाना चाह रहा था। इन अदर वर्ड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, तो क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? क्या बना रहे होंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कर रहे हैं। तो व्हाट इज द शायद फर्स्ट चेंज? परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने चीजें खरीदी नहीं है, अब हमने फिनिश गुड्स को बनाया है। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। इसके बाद क्या आना चाहिए? क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो सकती हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोले आगे वर्ड्स? नहीं सर, आगे आगे। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड minus closing finished goods will be equal to cost of sale in case of manufacturing business. So what is the formula of cost of sale in case of a manufacturing business? पूरा 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 please. Opening stock of finished goods plus cost of goods manufactured minus closing stock of finished goods to get the cost of sale. उसको सेल में से लेस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। एक सेकंड, कल वाला फॉर्मेट होना जरा जो कल ट्रेडिंग बिजनेस का बनाया था। क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई अदर इनकम हो सकती है? अगर फिनिश गुड्स को अलावा कोई इनकम हुई है, कोई रेंट इनकम, कोई कमीशन इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई डिस्पोजल का गेन लॉस, तो जिससे ट्रेडिंग बिजनेस में कोई अदर इनकम हो सकती है। अदर इनकम का मीनिंग क्या है? मेन इनकम के अलावा अगर कोई इनकम है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स को बेचने के अलावा कोई इनकम होगी, कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे उन्हें इन्वेस्ट कर दिए, कोई डिविडेंड इनकम हो गई है,
कोई फिक्स एसेट है उसे बेच के कोई डिस्पोजल का गेन हो गया, तो अदर इनकम एज इट इज जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में आती है उस तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर इनकम? इनकम अदर देन द फिनिश गुड्स इनकम। क्लियर? आगे चलें, कल वाला फॉर्मेट। इसी तरह एक्सपेंसेस के नाम, अब क्या हेड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी होगा? फैक्ट्री तो एक एक्स्ट्रा चीज है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ भी हेड ऑफिस होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है जहाँ चीजें बेचनी है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस वैसे ही होंगे जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में। आगे देखें, बल्कि फाइनेंशियल चार्जेस भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से अगर लोन लिए हुए तो लोन पे इंटरेस्ट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट से आगे देयर इज नो डिफरेंस इन फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सिर्फ शायद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किधर डिफरेंस है? नंबर वन, सेल जहन में होनी चाहिए कि फिनिश गुड्स की आनी है, और उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। एनी कंफ्यूजन? तो लिखवा दें जरा, कैसे जिस तरतीब से कल लिखा था वही मैं जरा तरतीब भी सेम रखूं। पहले एडमिन लिखा था जी सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, चले आप भी कंप्लीट कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्जेस, जी बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा प्लीज? एनी कंफ्यूजन बादल? कंप्लीट कर लेंगे तो काइंडली बताइएगा। जी ऑल स्टूडेंट्स, आपको तो नहीं कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन का टाइम नहीं रहा तो इंशाल्लाह फिर कल क्वेश्चन भी करते हैं। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कोई अभी एक दो दिन जरा रिलैक्स कर लें, जरा पढ़ाई के मोड में वापस आ जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? तो कल इंशाल्लाह फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अल्लाह हाफिज।